अमेजिंग इन्फो के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, शेख रशीद जो पैदाइशी तौर पर एक गरीब घराने का बच्चा होने की वजह से अपनी गुर्बत दूर करने के लिए बुधा बाई की हवेली के नीचे किताबें बेचा करता था, ये गरीब बच्चा आखिर कैसे सियासत में आया और फिर आखिर कैसे इसी इलाके से पहले तो काउंसलर और फिर कमोबेश 16 मरतबा MNA और MPA बना। इसने आखिर कैसे अपने वक्त के मशहूर वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जलसे को तने तनहा सबूत आस किया। इसकी हराने वाले ISI चीफ तक रसाई कैसे मुमकिन होती है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर शेख रशीद ने लाल हवेली पर कैसे कब्जा किया और इस राज से भी पर्दा उठाएंगे कि कई लोगों को जान से मारने वाले जिन्नात आखिर कैसे लाल हवेली शेख रशीद के पास पहुंचते ही डर कर भाग गए और आखिर नवाज शरीफ के आशीर्वाद से शेख रशीद बेनजीर भुट्टो को पीली टैक्सी के अलावा कौन कौन से बुरे अलकाबात से पुकारते रहे। मजीद ये कि वो शेख रशीद जिसके पास अपनी कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए 5,000 रुपए तक नहीं थे, वो आज आखिर कैसे अरबपति जायदाद का मालिक बन चुका है। ये भी बताएंगे कि इन्हें बाजार से दूध पीने और घर में भैंस ना पालने की वजह से किस जलालत से गुजरना पड़ा। सबसे बढ़कर ये सच भी आप लोगों पर आज आश्कार करेंगे कि शेख रशीद कंवारे और गैर शादीशुदा नहीं है। ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए अपने पसंदीदा चैनल अमेजिंग इन्फो की वीडियो को आखिर तक देखते रहें। अमेजिंग इन्फो के चाहने वालों, सच ये है कि शेख रशीद अहमद अपने दौर के लड़ाका और किराए के सियासी वर्कर के तौर पर मशहूर थे, मगर ये बचपन में गुर्बत की वजह से अपने घर के करीब वाक़या बुधा बाई की सहगल हवेली के नीचे किताबें बेचकर अपना गुजर बसर करते थे। इस तवाइफ की कहानी शेख रशीद ने अपनी किताब फर्जंदे पाकिस्तान में इन अल्फाज में बयान की है कि जेहलम की एक अमीर हिंदू फैमिली से ताल्लुक रखने वाले वकील धनराज सहगल सियालकोट में एक शादी की तकरीब में गए, जहाँ पे बुधा बाई नामी एक तवाइफ नाच रही थी। बस फिर क्या था, धनराज पहले ही नजर में उसके आशिक बन गए। यूं वो बुधा को अपने साथ लेकर रावलपिंडी आए और बोर्ड वाले बाजार में सहगल हवेली तामीर करवा दी। बुधा मजहबी तौर पर मुसलमान थी, इसलिए इस हवेली में एक मस्जिद भी तामीर करवाई गई। धनराज सहगल के आने के बाद बुधा की जिंदगी यकसर बदल गई और वो सिर्फ अपने आशिक की होकर रह गई। मगर अफसोस कि क़याम पाकिस्तान के बाद धनराज अपनी मोहब्बत को अकेला छोड़कर वापस हिंदुस्तान चले गए और कभी वापस लौट कर न आए। मगर बुधा ने आशिक के छोड़ जाने के बावजूद फिर किसी और के साथ ताल्लुक ना बनाया और अकेले ही जिंदगी गुजारने लगी। फिर एक दिन ऐसा आया कि जब बुधा बाई गुम हो गई, उन्हें किसी ने अगवा किया या वह फिर अपनी मर्जी से कहीं चली गई, इस बारे में आज तक कुछ पता नहीं चल सका। क़याम पाकिस्तान के बाद इस इमारत पर हुकूमत पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, जिसे आज लाल हवेली के नाम से जाना जाता है। शेख रशीद 6 नवंबर 1950 को रावलपिंडी के बोर्ड मोहल्ला में एक इंतहाई गरीब कश्मीरी खानदान में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम शेख अहमद था, जो कि निहायत शरीफ आदमी थे। यही वजह है कि शेख अहमद अपने बेटे शेख रशीद के बचपन में इनसे दूर रहे, जिसकी बड़ी वजह यह थी कि शेख रशीद जमाना स्कूल से ही एक लड़ाका सियासी वर्कर के तौर पर मशहूर हो चुके थे। तारीख बताती है कि एक मरतबा गोली शेख रशीद को छू कर गुजरी, एक दफा गोली इनकी थोड़ी पर लगी तो कई मरतबा लड़ाई में इनके जिस्म की हड्डियां टूटी। मगर अपने बचपन और लड़कपन में अक्सर इन्होंने लड़ाई के दौरान अपने मुखालफिन की हड्डियां तोड़ी। यही वजह थी कि शेख रशीद बचपन में ही अपने इलाके में बदमाश और आवारा लड़के के तौर पर मशहूर हो चुके थे। मगर दिलचस्प बात यह है कि शेख रशीद मुतहर्रिक, मेहनती और मामला शनास भी थे। सहगल हवेली के नीचे किताबें बेचते हुए जब बुधा बाई की बदहाली की कहानी छोटे मगर उभरते नौजवान बच्चे शेख रशीद के सामने आती तो वो कहते कि वो एक दिन इस बूढ़ी औरत की हवेली पर जरूर कब्जा करेंगे। तारीख के मुताबिक जब डाकुओं ने एक मरतबा बुधा माई की हवेली में खजाने की तलाश में इसके भाई को जान से मार दिया तो उन दिनों शेख रशीद मिशन स्कूल रावलपिंडी में पढ़ते थे। इनका ताल्लुक तो गरीब घराने से था, मगर इन्हें कभी किसी का डर नहीं रहा, इसलिए इनके ख्वाब हमेशा से ऊंचे थे। मजे की बात तो ये है कि बचपन से ही जिस चीज पर इनका दिल आता तो ये उससे जायज या नाजायज किसी भी तरह हासिल कर लेते थे, क्योंकि असूलों से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। इसलिए बतौर सियासी वर्कर जहाँ इन्हें अपना फायदा नजर आता ये उसी तरफ झुक जाते थे। शेख रशीद अभी स्कूल की तालीम हासिल कर रहे थे कि इन्हें एक शदीद लड़ाई की वजह से हरिपुर जेल में सजा काटना पड़ी। इन्हें हरिपुर की जेल में रखा गया, जहाँ शेख रशीद 6ठी क्लास के बच्चों को पढ़ाते थे। सजा पूरी करने के बाद शेख रशीद जेल से बाहर तो निकल आए, मगर इन्हें स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए दाखिला ना मिल सका। यूँ इन्होंने प्राइवेट मैट्रिक का इम्तिहान पास किया तो इनका ख्वाब था कि गोल्डन कॉलेज में पढ़ूं, मगर इनका ये ख्वाब पूरा ना हो सका, क्योंकि ये मेरिट पर पूरा नहीं उतरते थे। लिहाजा इन्हें न चाहते हुए भी कम नंबरों की वजह से पॉलिटेक्निकल कॉलेज पिंडी में दाखिला लेना पड़ा। मगर यहाँ के प्रिंसिपल इनाम ने शेख रशीद के चाल चलन को देखकर कहा कि ये कॉलेज तुम्हारे लिए नहीं है, बेहतर है कि तुम ये कॉलेज छोड़ दो, वरना कभी न कभी निकाल दिए जाओगे। अफसोस के कुछ अरसे के बाद ऐसा ही हुआ और शेख रशीद को एक लड़ाई में मारपीट की वजह से पॉलिटेक्निकल कॉलेज रावलपिंडी से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। शेख रशीद का एक और दिलचस्प वाकया ये है कि एक मरतबा शेख रशीद अपने वालिद को कहने लगे कि मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं क़याम पाकिस्तान के वक्त मौजूद नहीं था, वरना मैं बहुत बड़ा सियासतदान होता। तो इनके वालिद ने अपने बेटे को जवाबन कहा कि शुक्र है कि तुम उस वक्त नहीं थे, क्योंकि जो हाल तुम्हारा है तुम जरूर कांग्रेस में शामिल होते। शेख रशीद की सियासत में टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया जब इन्होंने जनरल अयूब के खिलाफ एजिटेशन हिस्सा लिया। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि अक्टूबर 1968 में जब लियाकत बाग रावलपिंडी
रावलपिंडी में नौजवान तलबा अयूब कुत्ता हाय हाय के नारे बुलंद कर रहे थे तो उन तलबा में एक मशहूर जमाना नाम शेख रशीद का भी था। इस मौका पर एहतजाज के दौरान इन्हें बाकी तलबा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया तो जुल्फकार अली भुट्टो इन तलबा को रिहा करवाने आ गए। जेल से रिहाई करवाने पर शेख रशीद आगे बढ़कर भुट्टो की हिमायत में नारेबाजी कर रहे थे कि जुल्फकार अली भुट्टो की नजर शेख रशीद पर पड़ी, जिसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो के पीए ने इन्हें अमेरिकी सफारत खाने की एक अहम तकरीब में शिरकत की दावत दी, जिसकी रुदात शेख रशीद कुछ इस तरह लिखते हैं कि मेरे पास फिलिप्स की साइकिल थी, मैं तेजी से पैडल मारते हुए अमेरिकन एम्बेसी पहुंचा तो सिक्योरिटी पर तैनात खुफिया इदारे के अफसर ने रोक कर पूछा कि कैसे आए हो। मैंने कहा कि मुझे दावतनामा देकर बुलाया गया है। उन्होंने दस्तयाब फहरिस्त में देखा तो मेरा नाम भी उसमें मौजूद था। यूं मैं अंदर दाखिल हुआ तो वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो ने मुझे देखते ही कौमी बदमाश के नाम से पुकारा। शायद उस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो ने शेख रशीद को कौमी बदमाश इसलिए पुकारा कि आज तो शेख रशीद एक किराए का सियासी वर्कर है, लेकिन जिस तरह वो निडर होकर दुलेरी से आगे बढ़ रहा है वो वक्त दूर नहीं जब शेख रशीद कौमी स्तर पर बदमाशी करते नजर आएंगे। और फिर जल्द ही जुल्फकार अली भुट्टो की ये पेश कोई सच साबित हुई, तभी तो हमें आज भी टीवी स्क्रीन पर अक्सर शेख रशीद की कौमी बदमाशी देखने को मिलती है। 1967 में जब पीपल्स पार्टी बनी तो कमरे में मौजूद सियासी वर्करों में शेख रशीद भी मौजूद थे। उस वक्त शेख रशीद जुल्फकार अली भुट्टो के मदाह थे और इनकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। यही वो वक्त था जब शेख रशीद ये सोच रहे थे कि मुझे इस पाकिस्तानी कौम के अंदर रहकर सियासत करनी है जो इनकी नजर में इंतहा की लालची है। लिहाजा अगर मुझे पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल बनाना है तो गरीब आवाम के सामने मुझे बन ठन कर रहते हुए स्टाइल मारना पड़ेगा और फिर ये भी जाहिर करना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ। यानी रहना अमीर पड़ेगा लेकिन दिखावा गुर्बत का करना पड़ेगा, तब जाकर लोग मुझे वोट देंगे। शेख रशीद मार्शल लॉ के खिलाफ भुट्टो के हामी थे, मगर भुट्टो एक ही छलांग में शेख रशीद की दस्तरस से बाहर चले गए। तो उस वक्त गुजरात के चौधरी जहूर इलाही ने शेख रशीद की खिदमात किराए पर हासिल कर ली। चौधरी जहूर इलाही जो एक दौर में भुट्टो के दोस्त हुआ करते थे अब उनके सख्त मुखालिफ थे। शेख रशीद की तलबा सियासत न सिर्फ तेजी से जारी थी बल्कि अब तो शेख साहब कारपोरेशन सियासत में भी बहुत आगे निकल गए थे। यही वो वक्त था जब इनके पास इतने पैसे थे कि इन्होंने सेकंड हैंड वेस्पा स्कूटर खरीद लिया और इसी पर सफर करने लगे। इसी दौरान चौधरी जहूर इलाही ने शेख साहब को लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल भी ले दिया, जबकि मुसलसल राब्ते के लिए शेख रशीद के घर टेलीफोन भी लगवा दिया। गर्ज ये कि जहूर इलाही इनका खर्चा उठाने लगे और बदले में शेख रशीद से अपने सियासी मुखालफिन की तबीयत दुरुस्त करवाने का काम लेने लगे। एक मरतबा शेख रशीद ने सियासी वर्कर के तौर पर कड़ियां वाला जलसे के दौरान गोली चला दी, जिससे मुबैना तौर पर एक शख्स शहीद हो गया। इन्हें कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार तो कर लिया गया, मगर चौधरी परवेज इलाही ने बहुत जल्द शेख रशीद को जेल से रिहा करवा दिया। जुल्फकार अली भुट्टो जिन्होंने शेख रशीद को कौमी बदमाश का लकब दिया था, वो वक्त था जब शेख रशीद उनके खिलाफ ही नारेबाजी करने लगे। एक जलसे में तो जुल्फकार अली भुट्टो तकरीर कर रहे थे कि शेख रशीद ने भरे जलसे में अपने साथियों के साथ मिलकर न सिर्फ भुट्टो के खिलाफ नारेबाजी की बल्कि कई गाड़ियों को आग भी लगा दी। इससे भी दिल की तसल्ली ना हुई तो शेख रशीद ने पहले अपना कमीज और फिर बुनियान उतार कर लहराते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। जो जलसे में भगदड़ मिच गई, लोग भाग गए और भुट्टो का ये जलसा सबूताज हो गया। यही वो वाकया है जिसे याद करते हुए शेख रशीद आज भी ये कहते हैं कि इस वाकये ने मुझे सियासतदान बनाया। इसके बाद शेख रशीद को ये बात भी अच्छी तरह समझ आ गई कि अगर उन्हें पाकिस्तानी सियासत में कामयाब होना है तो उन्हें आर्मी की मदद हासिल करनी पड़ेगी। इस मकसद के हसूल के लिए ये कोशिश करते रहे और बिलाखिर लंबे अरसे के बाद वो वक्त आया जब इन्हें उस वक्त आर्मी की मदद हासिल हुई, जब ISI के चीफ जनरल अख्तर अब्दुल रहमान ने इन्हें अपनी मदद का यकीन दिलवा दिया। यूं शेख रशीद नवाज शरीफ के ग्रुप में दाखिल हो गए जो आर्मी के हामी सियासतदानों का टोला था। 1985 में शेख रशीद रावलपिंडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से काउंसलर की नशिस्त पर इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे। यही वो ख्वाब था जिसे शेख रशीद बचपन में देखा करते थे, मगर इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। तो शेख रशीद ने हाथ पैर मारकर उस वक्त के ISI चीफ जनरल अख्तर अब्दुल रहमान से मुलाकात की, जिसमें इन्हें आर्मी की मदद मिल गई और नतीजतन जनरल ज़ियाउल हक से कहकर इन्हें काउंसलर का इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। इजाजत मिलने का मतलब वाज़ा तौर पर यह था कि अब शेख रशीद काउंसलर बन चुके हैं। फिर ऐसा ही हुआ और शेख रशीद काउंसलर बन गए। ये ख्वाब पूरा होते ही शेख रशीद ने अपना दूसरा ख्वाब पूरा करने का सोचा और ये ख्वाब कोई और नहीं बल्कि सहगल हवेली पर कब्जा करना था। काउंसलर बनने के बाद शेख रशीद के पास इतना पैसा था कि वो इस हवेली पर कब्जा कर सकते थे। सोने पर सुहागा ये था कि बुधा बाई के गायब हो जाने के बाद कई सालों से ये हवेली खाली थी, जबकि पूरे इलाके में ये बात मशहूर हो चुकी थी कि इस हवेली पर जिन्नात का कब्जा है। मगर कुछ लोगों का कहना था कि ये साजिश शेख रशीद ने खुद रचाई थी ताकि कोई भी इस हवेली को ना खरीदे, ताकि वो इस हवेली को हासिल कर सके। मगर शेख रशीद के मुताबिक बुधा बाई के गायब हो जाने के बाद इस हवेली को कश्मीर से आने वाली एक फैमिली ने 2,18,000 रुपए में खरीदा, जिससे मैंने इस हवेली को 1985 में 5 लाख रुपए में खरीदा। बकौल शेख रशीद जिससे मैंने इस हवेली को खरीदा उस शख्स को भी हवेली की मुंतकली के कागजात पर दस्तखत करने से पहले ही जिन्नात ने मार डाला। 1985 में जब शेख रशीद ने हवेली पर कब्जा किया तो हैरान कुन तौर पर वो तमाम जिन्नात जो कई लोगों को मार चुके थे, उन्होंने शेख रशीद को इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि शेख रशीद ने हवेली पर लाल रंग करवा कर बाहर लाल हवेली लिखवा दिया था। जो तब से लेकर आज तक शेख रशीद ये कहते हैं कि ये हवेली मेरी मलकियत है। हालिया गिरफ्तारी पर भी शेख रशीद ने कहा है कि ये हवेली मेरी है और अगर किसी ने इसे गिराने की कोशिश की तो वो मेरी कब्र पर गिराएगा।
1985 के बाद हर आने वाले इंतखाबात में शेख रशीद जीत कर रुकने असम्बली मुंतखब होते रहे। मजे की बात तो ये है कि यह सिलसिला आज तक जारी है। इस कामयाबी का सिर्फ एक ही फार्मूला है और वो ये है कि शेख रशीद हर आने वाले ISI चीफ और आर्मी चीफ के साथ मिलकर काम करते हैं। नवाज शरीफ के आशीर्वाद से शेख रशीद ने बेनजीर भुट्टो को जिन बुरे अलकाबात से पुकारा, उनमें से एक किस्सा ये है कि एक मरतबा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने असम्बली में खिताब के दौरान ये कहा कि मैं इस कदर मसरूफ होती हूँ कि मेरी एक टांग कराची में होती है तो दूसरी इस्लामाबाद में। उस वक्त शेख रशीद ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पर यह गलत जुमला कसा कि अगर ऐसी बात है फिर तो मुल्तान वालों की मौज रहती होगी। बिल्कुल इसी तरह एक बार मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पीले रंग का लिबास पहनकर आसिफ जरदारी से मुलाकात के लिए अपने बच्चों समेत जेल पहुंची, तो अगले ही रोज शेख रशीद ने अपने बयान में बेनजीर भुट्टो को पीली टैक्सी कह दिया, जिसके बाद नून लीग वाले भी बेनजीर भुट्टो को पीली टैक्सी कहकर पुकारने लगे। इसके अलावा मोहतरमा नुसरत भुट्टो के लिए शेख रशीद ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वे बोलने की मुझ में सकत ही नहीं है। लेकिन अफसोस के सियासत के उस दौर में नवाज शरीफ ने इसी शेख रशीद के कहे गए जुमलों पर न सिर्फ कहकहे लगाए बल्कि कौमी असम्बली में डेस्क बजाकर शेख रशीद को दाद भी दिया करते थे। ये वो दौर था जब शेख रशीद नवाज शरीफ के नूरानी चेहरे को चूमा करते थे, क्योंकि इन्हें नवाज शरीफ में एक रूहानी बाबा नजर आता था। दिलचस्प बात यह है कि आज भी शेख रशीद को पाकिस्तानी सियासत का मोस्ट एलिजिबल बैचलर कहा जाता है। मगर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि शेख रशीद अभी तक कंवारे और गैर शादीशुदा नहीं है, बल्कि ये भी एक दफा शादी कर चुके हैं। इनकी शादी की कहानी दरअसल कुछ यूं है कि पाकिस्तानी आजाद अमरीकी खातून 90 की दहाई में शेख रशीद के साथ निकाह नामे का अक्स और शादी की तस्वीर लेकर लाहौर प्रेस क्लब पहुंच गई और उसने दावा किया कि वो शेख रशीद की बीवी है और उसका शेख रशीद के साथ निकाह हुआ है। मगर शेख रशीद अब इस शादी को मानने से इनकार कर रहे हैं। इस मौका पर डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने मौका पर छक्का लगाना के घर से इस औरत को अपनी बहन करार देते हुए दावा किया कि मैं अपनी बहन को इंसाफ जरूर दिलवाऊंगा, मगर वो आज तक ऐसा ना कर सके। आखिरकार ये औरत मायूस होकर वापस अमेरिका चली गई, जिससे ये बात रोजे रोशन की तरह आया हो जाती है कि शेख रशीद का ये दावा कि वो अब तक कंवारे हैं बिल्कुल दुरुस्त नहीं। एक वो वक्त भी था जब शेख रशीद शादी के बारे में ये कहते थे कि जब बाजार से दूध मिलता हो तो फिर घरों में भैंस पालने की क्या जरूरत है। मगर फिर वो वक्त भी आया जब मुख्तलिफ नस्ल की नौजवान लड़कियों के साथ शेख रशीद के कट्टे चट्टे सामने आए। शेख रशीद एक ऐसे सादा सियासतदान है जो अक्सर रावलपिंडी के बोर्ड बाजार में आम लोगों की तरह नाश्ता करते और घूमते फिरते नजर आते हैं। यही वजह है कि ये अपने अवामी अंदाज की वजह से लोगों में न सिर्फ आज भी मकबूल हैं बल्कि हर दिल अजीज भी हैं। आखिर में मैं आप लोगों को शेख रशीद की जायदाद और अरबों के असासों के बारे में बताता चलूं कि अरबों की मालियत की लाल हवेली पर मलकियत का दावा करने के अलावा शेख रशीद ने फतह जंग में एक बेहतरीन और आलीशान तर्ज का फार्म हाउस भी बना रखा है, जिसे इन्होंने फ्रीडम हाउस का नाम दे रखा है। इसके अलावा इनके नाम पर एक नहीं बल्कि कई महंगे प्लाट्स भी हैं, जिनमें रावलपिंडी के बहरिया टाउन में इंतहाई पुरताइश और लग्जरी घर भी मौजूद है। शेख रशीद के मुताबिक गुलबर्ग के नाम से इनकी पाकिस्तान की सबसे बड़ी कालीन एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी भी है, जिसकी मालियत का तखमीना तकरीबन 2 अरब रुपए लगाया जाता है। नाज़रीन, वो शेख रशीद जिनके पास अपनी कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए 5,000 रुपए नहीं होते थे, वो आज अरबों की जायदाद और प्रॉपर्टी के मालिक हैं। मगर अफसोस कि इनकी इस जायदाद का कोई वारिस मौजूद नहीं। तो दोस्तों, ये थे शेख रशीद के वो राज जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।